Okay, ji, this is week number 3 and video number 4. This will be our final video for today's week. अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ को समझने का मकसद भी ये है कि आप थोड़े आर्किटेक्चर के साथ इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर लें और फिर हम आगे जाके इनको डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीज़ें हैं क्या और ईआरपी सिस्टम को हम अच्छी तरह समझने के लिए, बिकॉज स्टिल वी आर इन द फेज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ विद द ईआरपी सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी जो होता है ना, एक बड़ा रिस्की थिंग होती है। रिस्की थिंग क्यों होती है, उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको आज के लेक्चर के स्टार्ट में वीडियो नंबर 1 में आपको बताया कि हमारे पास जो पैकेज ड्रिवन आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, ईआरपी के, विच मींस कि हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइंड आर्किटेक्चर्स हैं फॉर द डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के ईआरपीज़ बने हुए हैं, ऑयल कंपनीज़ के ईआरपीज़ बने हुए हैं, आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन लाइन है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बने हुए हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ईआरपीज़ बने हुए हैं, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे केई कंपनी है, आइस्को, इनकी ईआरपीज़ बने हुए हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस क्या, ईआरपी वेंडर्स क्या करते हैं, वही पैकेज उठा के दे देते हैं इनको। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं तो उनके जो ईआरपी होंगे वो सेम होंगे, लेकिन उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक ईआरपी ले लिया है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमने क्या करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमने ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस मॉडल को स्टडी करना पड़ता है, और जो हमारा ये नया ईआरपी हमें फंक्शनैलिटीज़ देखना है, हमें दोनों को स्टडी करना होता है। और फिर हमने देखना होता है कि कौन कौन से काम हमारा ये ईआरपी एज़ इट इज़ कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो फिर हमने उसमें मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन वहाँ पर हमें करनी पड़ती है। ये हमें बात समझ आ गई। समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारे पास प्री डिफ़ाइंड या प्री डिज़ाइंड हमारे पास ईआरपी मॉड्यूल्स होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते होते हैं। ठीक हो गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन उस ख़ास मॉड्यूल में करनी पड़ती हैं, एंड दैट थिंग इज़ कॉल्ड, ऑफन कॉल्ड एज चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन। चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है। चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास ये होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके बहुत बड़े एक वेंडर है जिसे हम SAP कहते हैं, जिसको आज हम देखेंगे भी, इसी वीडियो में हम देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, ये उसने कुछ टर्म्स निकाले, जैसे हमने वनीला देखा, हमने चॉकलेट देखा। वनीला मींस कि हम वहाँ पर कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर रहे, एज इन हम उसको कर रहे हैं, लेकिन चॉकलेट जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बहुत सारी हमारे पास मॉडिफिकेशन आती हैं। जब हम चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं या हमारे पास मैक्सिमम कस्टमाइजेशन हो जाती है, तो वहाँ पर एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वो ये आता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ऑलमोस्ट तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक चांस बन जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी विद दिस ईआरपी, स्पेसिफिक ईआरपी। ठीक हो गया, तो वहाँ पर हमारे पास चांसेस ऑफ सक्सेस मैक्सिमाइज़ हो जाते हैं। लेकिन अगेन जो अदर एंड है उसका वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर हायर कॉस्ट आती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कस्टमाइजेशन की भी कॉस्ट ऐड हो जाती है, और अगर ज़्यादा कस्टमाइजेशन होगी तो इट विल कॉस्ट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो हमारे पास जो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वन टाइम नहीं होती। एवरी टाइम जब आप अपने ईआरपी को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, नई नए प्रोडक्ट लाइन आते हैं, जैसे हमने ईआरपी लाइफ साइकिल में देखा कि हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स तक हमें वो मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं और ये चलती जाती हैं। तो जब भी आप नया अपना सिस्टम ईआरपी अपग्रेड करेंगे तो एवरी टाइम आपको वैसे ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, यानी वही अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये आपके पास रीअकरिंग एक कॉस्ट फैक्टर बन जाएगा अगर आप चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर वही वनीला इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है कि आजकल के जो ईआरपीज़ हैं मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि मिनिमम हमारे पास मॉडिफिकेशन हो कि हमारे पास जो है
कॉस्ट फैक्टर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम रहें और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ भी होती है कि उस ERP वेंडर को प्रेफर करें जहाँ पर हमारे पास मॉडिफिकेशन मिनिमम हो। अच्छा, अपग्रेडेशन की हमने बात की। अपग्रेडेशन ऑफ द सिस्टम में हमारे पास क्या होती है, मोर फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोडक्ट जो हमारे पास हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम आगे जाके देखेंगे भी डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, गैप एनालिसिस, ठीक है, ये हमने करना। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग गैप एनालिसिस में ये होता है कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टडी, अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी ERP को हमने स्टडी करना होता है, और फिर हमने अपनी बिज़नेस को स्टडी करना होता है। जो हमारे पास बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं या फंक्शनल बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, उनको हमने देखना होता है, और हमने यहाँ पर उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम या हमारा ERP परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होती है। ये अभी हम उसी मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। इन गैप्स की ही बेस पर हमने क्या करना होगा, हमने सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी होगी। यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइजेशन आएगी। ठीक है, कस्टमाइजेशन के बाद हम सिस्टम्स को बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी, जैसे अभी हमने बात की। फिर हम देखेंगे स्टेबलाइजेशन एंड प्रोडक्शन सपोर्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लास्ट स्टेप में स्टेबलाइजेशन एंड प्रोडक्शन सपोर्ट में हम ये देखते हैं, प्रोडक्शन सपोर्ट या एक कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन सपोर्ट कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं या IT की तमाम ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट प्रोसेस होता है जहाँ पर हम जो एप्लीकेशंस या मॉड्यूल्स जो हमने डिप्लॉय किए हैं वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सही काम करें। तो अगेन हमने यहाँ पर गैप्स देखने हैं, उन गैप्स के मुताबिक हमने सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी है, मॉडिफिकेशन करके सिस्टम्स को बिल्ड करना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और इन द एंड हमने यहाँ पर देखना है कि हमारा सिस्टम है वो स्मूथली काम करे। ठीक है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं, जो हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारे पास काम करें। इन केस अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व करें। प्रोडक्शन सपोर्ट का ये मतलब हो रहा है। ठीक है, फिर हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हमारी पूरी हों, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हों, और चेंज मैनेजमेंट मीन्स कि हमारे पास इन केस अगर हमारे पास कोई चेंजेस आ, चेंज मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि ये एक बेसिकली रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पीपल, प्रोसेसेस एंड सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, जो हमारा नया बिज़नेस चेंज आया यानी हम ERP की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको काम करने में बड़ी आसानी से मदद कर रहे हैं। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि चेंज मैनेजमेंट इंश्योर करवाता है कि जो हमारा एक नया सिस्टम डिप्लॉय हुआ है उसके साथ जो हमारे एंड यूज़र्स हैं या हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उसको समझ चुके हैं और उस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चेंज मैनेजमेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहे, जैसे हमारे पास बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ में होता है। ये हम विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, एंड ये जो होती है, ये जो हमारे पास तमाम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये साइड बाय साइड ये तमाम चीज़ें होती हैं कि हमारे पास इसमें कोई डिफरेंस ना है। और जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन की अश्योरिटी दी जाती है, यानी यहाँ पर हमारे पास ERP की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगी। अच्छा जी, नाउ वी आर इनटू आवर लास्ट फेज ऑफ आवर वीक 3 लेक्चर। अच्छा, ERP वेंडर्स का हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, वेंडर्स जो हैं हमारे पास, जो हमारे पास ERP की सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड ERP वेंडर्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ERP वेंडर्स का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ERP ऐसा मार्केट है क्या। यहाँ पर शुरू में अगर आप कुछ इसमें जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास फ्यूचर में और करंटली एंड इन रीसेंट पास्ट ERP हैज़ अ ह्यूज मार्केट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं इन ERPs, और जो वेंडर्स हैं उनके लिए एक बड़ा लुक्रेटिव किस्म का ये एक बिज़नेस मॉडल बन गया है टू प्रोवाइड ERP सर्विसेज। ठीक है, अब फ्यूचर में यहाँ पर हमारे पास क्या है,
हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। वो चेंज क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास स्पेंडिंग जो है ऑर्गेनाइजेशंस इतना नहीं करना चाहती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, स्मार्ट वर्क की तरफ हम जा रहे हैं। तो वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन टाइम हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ईआरपी सिस्टम का हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और ईआरपी के वेंडर्स जो हैं वो फोकस कुछ कर रहे हैं स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, जो क्विक टाइम में बने, ज़्यादा टाइम ना लें, उनकी मेंटेनेंस इजी हो, ताकि जितनी जल्दी वो डिलीवर करेंगे उतनी जल्दी उनकी पेमेंट्स रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर हम सिंगल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं ओवर द मल्टीपल सिस्टम, तो उसमें हम क्लाउड की बात करेंगे। तो यानी अब हमारे पास टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईआरपी वेंडर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमने ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कुछ यहाँ पर एक टेबल शो किया है, जो आपको एक ओवरव्यू देगा कि आपके पास जो ईआरपी वेंडर्स हैं वो कैसे डिवाइड हुए हैं। तो हमने ईआरपी वेंडर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 जो है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े इनके पास सपोर्ट हैं। इसमें जो टॉप हैं एसएपी, वन ऑफ द मार्केट लीडर, और आगे जाके हम देखेंगे कि मार्केट का एंटरप्राइज सिस्टम्स का एक ह्यूज हिस्सा एसएपी ने होल्ड किया है। ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, ओरेकल के फिर बाकी और भी इसमें वेरिएंट्स हैं। फिर टियर 2 में मीडियम साइज़ हम ऑर्गेनाइजेशन की या ईआरपीज़ की बात करते हैं, जैसे एपिकॉर है, सेज है, इन्फोर है। फिर टियर 3 जो है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे नेटसूट है, विजिबिलिटी है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये मोस्टली प्रोप्राइटरी हैं, लेकिन कुछ ओपन सोर्स भी वेंडर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। रिसेंटली द मिड साइज़ एंड स्मॉल कंपनी मार्केट हैव शोन ट्रमेंडस ग्रोथ। जैसे भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इंस्टेड के ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज लेवल पर जाएं, और स्मॉल बिज़नेस की मार्केट भी बहुत ह्यूज है, क्योंकि लार्ज बिजनेसेस की तादाद कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बिजनेस। तो जो टियर 3 है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, ठीक है। उसमें जो यूज़र्स, नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं वो कम होते हैं, उनकी बिज़नेस लॉजिक भी एज़ कम्पेयर टू बिगर बिज़नेस या मिड साइज़ बिज़नेस थोड़ी सी सिंपल होती है। अच्छा, यहाँ पर ये आपके पास एक पाई डायग्राम है। अच्छा, अब आप देखें कि ये 100% पाई डायग्राम है। इसमें 31% जो है ना एसएपी ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ओरेकल ने 25 किया हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ने 15 किया हुआ है, और टियर 2 का टोटल 30% है। जो टियर 3 है उसका बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उनकी कैपिटल वैल्यू उनके पास कम होती है, तो वो ऐसे ही मैनेज करें। लेकिन ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि जो मार्केट लीडर है करेंटली, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स अभी भी होल्ड करते हैं, जो हमारे पास मार्केट लीडर है वो एसएपी है। अच्छा, एसएपी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग सैप भी कहते हैं, तो दैट इज़ इनकरेक्ट। नोट्स में आप देखेंगे लिखा हुआ भी है, तो इसको हमने एसएपी ही प्रोनाउंस करना है, तो सैप नहीं है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि एसएपी जो है ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप इसे कह लें, ठीक है। ये अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी हद तक सिमिलर भी है और काफ़ी हद तक डिफरेंट भी है। इसके कॉम्पिटिटर्स में ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक आते हैं। ऑल्दो बहुत सारे हमारे पास जो यहाँ पर एसएपी वेंडर्स हैं वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है एंटरप्राइज क्लास बिज़नेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, यानी जो बिज़नेस सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बिज़नेस इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत सारी एनालिटिक्स आती हैं, प्रोडक्ट्स कैसे मैन्युफैक्चर करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारे पास किस टाइम पे क्या चीज़ हमें ऑफ़र करनी चाहिए, हम कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स इन बिज़नेस इंटेलिजेंस। डेटा वेयर हाउस सोल्यूशन, डेटा वेयर हाउस कैसे कर सकते हैं, यानी डेटा को स्टोरेज कैसे करते हैं लॉन्ग टर्म, और उस पर हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। स्मॉल और बिज़नेस की है। फिर ये वेब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट दे रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर, देयर आर सो मैनी थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग दे रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं जो एसएपी और इसके कॉम्पिटिटर्स में हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी ब्रीफ हम हिस्ट्री देख लें, और फिर नेक्स्ट टाइम हम एसएपी को ज़रा डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, एसएपी जो थी वो तकरीबन ये 1980s और 70s के दरमियान में ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वजूद में आई। कुछ आईबीएम के इंजीनियर्स थे, वो आईबीएम को छोड़कर उनने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की, और अपनी कंपनी का स्टार्ट करने का मकसद ये था कि आईबीएम नाम आपने सुना होगा, वो एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, वो भी काइंड ऑफ एंटरप्राइज
लेवल का एक प्रोडक्ट था, लेकिन एनी हाउ सम हाउ वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सका, तो ये छोड़कर IBM छोड़कर जर्मनी में थे। SAP इज़ बेसिकली जर्मन बेस्ड कंपनी, जर्मनी में आए और इनने वही प्रोजेक्ट जो IBM का था उसे कंप्लीट किया टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज़ टू द SAP, टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज़ टू द ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकें और उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। अच्छा, ये सॉरी यहाँ पर ये 1972 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनने ये लॉन्च किया और वो ऑर्गेनाइजेशंस को, पहली ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ़र किया। उसके बाद इन कुछ इंजीनियर्स को लगा कि प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रमेंडस चेंजेस आए इनके ERP को अडॉप्ट करने के बाद, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ERP को अडॉप्ट करना शुरू किया और एज अ रिज़ल्ट अब ये दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुके हैं और ERP में ये मार्केट लीडर्स हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हमें से बेहतर है कि SAP ही प्रोनाउंस करें, तो ये है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर था, हमारी लास्ट वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। ERP आर्किटेक्चर है क्या, ठीक है, ठीक है। पैकेज ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन, ERP का लॉजिकल आर्किटेक्चर क्या होता है। चौथा क्वेश्चन, ERP का फिज़िकल आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा, ERP की लाइफ साइकिल क्यों इतनी लेंथी होती है, इसका आंसर बड़ा क्लियरली आपको पता होना चाहिए। ERP की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास ERP वेंडर्स कौन कौन से हैं, नाम सिर्फ आपको पता होना चाहिए, और उनका मार्केट लीडर कौन है। सो ये 5 या 6 क्वेश्चंस अगर आप आंसर दे सकते हैं, दिस मीन्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वीक 3 का वीडियो नंबर 4 एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।